गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 795 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे भारत में है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वैसे ही हर स्टेट का अलग अलग होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो वर्तमान में राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? देखिए, अभी तक 2 थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ। राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में तो संशोधन के बाद से 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। ठीक है, ये 3 होंगे सदस्य अध्यक्ष से अलग। ठीक है, एक होगा अध्यक्ष और 3 होंगे सदस्य। अब 3 में से एक रिजर्व कर दी है महिला की सीट। ठीक है, एक महिला मेंबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर बी है इसका आंसर। तो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी है, जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त वरिष्ठतम न्यायाधीश। बताइए। देखिए, पहले जो कंडीशन थी, मतलब 2019 के संशोधन से पहले, कि इसका जो अध्यक्ष बनेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट का तो बनता ही नहीं अध्यक्ष, गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त जज मुख्य न्यायाधीश होने की आवश्यकता नहीं है, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। वरिष्ठतम ऐसा कुछ नहीं है प्रावधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हालिया संशोधन यानी 2019 के संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो मतलब रहा हो, अब नहीं रहा। ठीक है, अब नहीं है मतलब वर्तमान में, यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। तो मुख्य न्यायाधीश का जो इसमें पॉइंट था वो हटा दिया गया है। ठीक है, कोई भी जज बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त। अब देखिए, राष्ट्र और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि जो है उसको भी परिवर्तित किया गया है। 5 वर्ष से घटाकर वो कर दी है 3 वर्ष। और ये लोग लेकिन पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, 3 वर्ष के लिए मान लीजिए कोई बनता है तो फिर से वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु अपनाया गया? जेनेवा सिद्धांत, सिडनी सिद्धांत, पेरिस सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? पेरिस सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए। तो पेरिस सिद्धांत यानी पेरिस प्रिंसिपल। देखिए, 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांत को अपनाया। इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के निर्देश दिए थे। पेरिस सिद्धांतों के अनुसार मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था होगी और यह शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव अधिकारों को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी और मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए, मुंबई में नहीं है, नई दिल्ली में स्थित है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, बाकी पहला वाला एग्जैक्ट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को। देखिए, मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और यह संविधान द्वारा दिए गए, काम क्या है इसका, इस आयोग का काम क्या है? यह संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 किसी नदी के संबंध में। संकोच नदी है
इसके संदर्भ में विचार करना है। संकोच नदी का उद्गम उत्तरी नेपाल से होता है। यह भारत के सिक्किम राज्य से प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसे स्वर्णकोशा नदी भी कहा जाता है। संकोच नदी को बताइए। पहला स्टेटमेंट गलत है। संकोच नदी उत्तरी भूटान में इसका उद्गम होता है, ना कि उत्तरी नेपाल में। और यह भारत के सिक्किम नहीं बल्कि असम राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, सिक्किम तो लेफ्ट की तरफ रह गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आगे चलकर मिलती है, इतना करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से पूरा कटेगा ये भी। इसे स्वर्णकोशा नदी कहा जाता है। केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन है इस तरह का, है बी। तो संकोच नदी का उद्गम है उत्तरी भूटान, ना कि उत्तरी नेपाल, और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसे स्वर्णकोशा नदी भी कहा जाता है। केवल तीसरा सही है। देखिए, भूटान में संकोच नदी को वांगड्यू फोड्रंग शहर के पास कई सहायक नदियों के संगम के बाद पुनातस्यांगचू के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है, संकोच नदी। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। मानस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत में बहने वाली एक परवर्ती नदी है और यह नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मानस जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो मानस नदी दक्षिणी भूटान एवं भारत के बीच हिमालय की तलहटी में बहने वाली एक पर्वतीय नदी है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग है 400 किलोमीटर और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले ये 24 किलोमीटर तिब्बत यानी चीन में बहती है, 272 किलोमीटर भूटान में बहती है और 104 किलोमीटर भारत के असम राज्य में बहती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, मानस नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान में पुनः प्रयोज्य बूस्टर यानी रीयूजेबल बूस्टर लगाने की योजना बना रहा है इसरो? बताइए। GSLV Mark 3, PSLV D5 या फिर GSAT 14। रीयूजेबल बूस्टर मतलब जैसे कि ये जाते हैं अर्थ से अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, क्या है ये प्रक्षेपण यान है। एक तरह से आपके जो यान होता है उसको प्रक्षेपित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा आपके घर से, तो आप बाइक से जा रहे हो, कैब से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो या मेट्रो से जा रहे हो, तो क्या हो गया, एक तरफ से वो आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने वाला क्या हो गया, यान हो गया। और इस तरह से ये एक तरह से प्रक्षेपण यान है। ठीक है, तो इंडिया के प्रक्षेपण यान कैसे हैं, जो जाते हैं उनका स्टेज 1 स्टेज 2 अलग होकर सब जो है वहीं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पेस एक्स कंपनी के जो प्रक्षेपण यान है, ठीक है, वो वापस आने में भी सक्षम है। तो उन्हीं की तरह जो है GSLV Mark 3 को जो है रीयूजेबल बूस्टर बनाने की योजना है इसरो की, ताकि वापस आ सकें अर्थ पर। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक पुनः प्रयोज्य GSLV MK3 यानी GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान विकसित करने की योजना बनाई है। मतलब रीयूजेबल बूस्टर लगाने की योजना बनाई है उसमें। इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब देखिए, इस उद्देश्य के लिए इसरो जो है उन प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है जो GSLV Mark 3 लॉन्च वाहनों को लंबवत रूप से वापस उतरने में सक्षम बनाएगी। और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार वे GSLV Mark 3 लॉन्च वाहन के बूस्टर को ठीक उसी प्रकार वापस उतारना चाहते हैं जैसे कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके बूस्टर वापस धरती पर आते हैं। देखिए, इसरो के अनुसार इस योजना के सफल होने पर हम पहले और दूसरे चरण के GSLV Mark 3 बूस्टरों को बिना नष्ट हुए सुरक्षित वापस उतारने में सक्षम हो जाएंगे। और आपको पता हो कि ये वही GSLV Mark 3 है जो चंद्रयान 2, ठीक है, जो चंद्रयान 2 के लॉन्च व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया और एक 3 चरणों वाला भारी लॉन्च व्हीकल है जिसको चंद्रयान 2 के लॉन्च व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
देखिए इसमें दो ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज शामिल है। वर्तमान में ये जो बूस्टर हैं अपने अपने चरण के ईंधन की समाप्ति के साथ गिरकर नष्ट हो जाते हैं और नए प्रक्षेपण हेतु पुनः इस प्रकार के बूस्टर बनाने पड़ते हैं भारत को, जिसमें भारी धनराशि खर्च होती है बिना मतलब। ठीक है। और इस बड़ी मात्रा में धन के खर्च से बचाव के लिए इसरो जो है पुनः प्रयोज्य बूस्टर यानी रीयूजेबल बूस्टर को हर हाल में विकसित करने की योजना जो है वो बना रहा है इसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 24 सितंबर 2021 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगले बाहरी लेखा परीक्षक जो है चुने गए हैं। आपको बताना है कि इस पद पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगले बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, इस पद पर उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। तो 24 सितंबर 2021 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG गिरीश चंद्र मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अगले बाहरी लेखा परीक्षक चुने गए और उनको ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA के महासम्मेलन के दौरान इस पद पर चुना गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महासम्मेलन पर। इस पद पर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच हुए लगभग 228 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत कितनी आवासीय इकाइयों का विकास किया जाएगा? 5000 से कम है, 500 से तो बहुत ज़्यादा हैं, 2800 से अधिक है, 4000 इकाइयों का विकास किया जाएगा। तो 23 सितंबर 2021 को भारत ने मालदीव में 228 मिलियन डॉलर की सामाजिक आवास परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है मालदीव के हुल माले द्वीप में 4000 सामाजिक आवासीय इकाइयों को विकसित करना, दूसरे चरण के तहत इसके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला बड़ा सा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट उससे भी बड़ा सा। पहला स्टेटमेंट क्या है? 15 सितंबर 2021 को यूनेस्को ने मैन्ड एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत 21 देशों की 20 नई साइटों को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व स्तरीय नेटवर्क में जोड़ा है और इसमें लेसेथो का मातेंग बायोस्फीयर रिजर्व, लीबिया का आसाफीन बायोस्फीयर रिजर्व और सऊदी अरब का जुजुर फरासान बायोस्फीयर रिजर्व की साइटों को जो है पहली बार शामिल किया गया है। क्या दोनों बातें सत्य हैं? 15 सितंबर 2021 को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में, ठीक है, 21 देशों की 20 नई साइटों को बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा है। सीधे सीधे पूछेगा, ठीक है, कितनी नई साइटों को जोड़ा है? 20 नई साइटों को जोड़ा है, करेक्ट है। और लेसेथो का मातेंग बायोस्फीयर रिजर्व, लीबिया का आसाफीन बायोस्फीयर रिजर्व, सऊदी अरब का जुजुर फरासान बायोस्फीयर रिजर्व, इन साइटों को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है, यानी इसमें शामिल होने वाली ये नई साइटें हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा है क्या? इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक शैक्षिक विकास शामिल है। क्या दोनों बातें सत्य हैं? ये सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। 16 नवंबर 1945 को हुई थी यूनेस्को की स्थापना और यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व जो है वो सौंपा गया है और इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक की शैक्षिक विकास जो है इसमें शामिल है। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का जो प्रथम सत्र है वो वर्ष 1946 में नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। एक रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। कौन प्रकाशित करता है ये? कौन सी संस्था प्रकाशित करती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट? एलिमिनेट करें, वर्ल्ड बैंक नहीं है।
विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी नहीं है। अब बताइए ILO है या फिर यूनेस्को है? यूनेस्को है, सी है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो SDG एजेंडा में शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य एवं उसके 10 लक्ष्यों तथा शिक्षा से संबंधित अन्य लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करती है। और यह रिपोर्ट विभिन्न निजी क्षेत्रों तथा जवाबदेही तंत्रों का परीक्षण करती है जो सरकारों, स्कूलों, शिक्षकों, माता पिता, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को शामिल करते हैं और समावेशी, न्याय संगत तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूनेस्को। 13वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करवा रहा है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया है और इसका गठन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, देखिए 15वां तो हाल ही का है, नया है, ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसी तरह से नंबरिंग में करते हैं अधिकतर स्टेटमेंट। तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया और इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल राहत प्रदान करने हेतु खर्च को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक निधि है। देखिए इसका ऑडिट जो है हर साल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, यही नाम है जी। अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, ज्वार के पौधे उच्च तापमान और सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। मध्यम से गहरी काली मिट्टी मुख्य रूप से ज्वार उगाने के लिए उपयुक्त होती है और ज्वार के दाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान अधिक होता है, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है क्या ये? देखिए अधिक नहीं होता, कम होता है, ठीक है। ज्वार के दाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान कम होता है, अधिक नहीं होता है। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला सही है, दूसरा सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यह एक बहुउपयोगी अनाज की फसल है ज्वार, जिसका उपयोग मानव उपभोग, चारे और जैव ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ज्वार दुनिया भर में लोकप्रिय है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान है वो कम होता है। यह ग्लूटेन फ्री और पोषक तत्वों से भरपूर होता है ज्वार। अब देखिए एक अनाज का अगर ग्लाइसेमिक मान की बात करें, एक अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान जितना कम होता है उसके सेवन के 2 घंटे बाद जो रक्त शर्करा है मतलब ब्लड ग्लूकोज के स्तर में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। और ज्वार के पौधे बहुत कठोर होते हैं और उच्च तापमान तथा सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो पहला वाला अपना करेक्ट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तीसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मान जो है ज्वार के पौधे का, ज्वार का, वो कम होता है, अधिक नहीं होता है। अब देखिए इससे विभिन्न प्रकार की मृदाओं में जो है उगाया जा सकता है ज्वार के पौधे को। और मध्यम से गहरी काली मिट्टी मुख्य रूप से ज्वार की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निर्यात ऋण गारंटी निगम का पूर्ण स्वामित्व किस मंत्रालय के पास है? बताइए। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास नहीं है, गृह मंत्रालय के पास नहीं है, वित्त मंत्रालय के पास भी नहीं है। निर्यात ऋण गारंटी निगम का पूर्ण स्वामित्व है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पास। तो न्यूज़ में है ये, देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम में पूंजी लगाने और इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी है, इसलिए समाचारों की सुर्खियों में है। देखिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 से 21-22 से 5 वर्षों में, ठीक है, यानी इस साल से 5 वर्षों में निर्यात ऋण गारंटी निगम में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी लगाएगी। याद रखना, निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे ये।
करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लेना। बाकी टेस्ट सीरीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।